बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, हमने बारहा सुना है कि बच्चे अल्लाह की दी हुई नेमत और रहमत का नाम है। जहाँ पहले के दौर में एक माँ बाप के 7, 8, 9 बच्चे हुआ करते थे और माँ बाप को पता भी नहीं चलता था कि बच्चे कब बड़े हो गए, वहीं आज के दौर में एक बच्चे को बड़ा करते करते माँ बाप को जद्दोजहद महसूस होती है। आज पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे ज़िद करते हैं, बात नहीं सुनते, बात बात पे नाराज़गी दिखाते हैं और सामने जवाब देते हैं और क्या कुछ नहीं। तो क्या आज के माँ बाप का हौसला कमज़ोर है या वाकई में बच्चे बेलगाम हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, हर बच्चे की एक मुख्तलिफ फितरती रुझान होती है, लेकिन क्या माँ बाप इस बात पर गौर फिक्र करते हैं? जहाँ एग्जैक्ट फिगर्स डिटर्मिन करना मुश्किल है, कई स्टडीज़ के हिसाब से नॉर्मल डेवलपिंग बच्चों में से 40% बच्चे अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर चैलेंजिंग बिहेवियर्स डिस्प्ले करते हैं। जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर में रोज़ाना करोड़ों घरों में बच्चों की मनफी रवैये की वजह से फैमिलीज़ जूझ रही है। और तो और एक सबसे बड़ा मसला है बच्चों का स्क्रीन टाइम। आज के पेरेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में इतने मगन हो चुके हैं कि एक एडिक्शन सा हो गया है। तो क्या स्क्रीन टाइम भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स को शेयर दे रहे हैं? हम आज के एपिसोड में इन सारे सवालों पर एक इल्मी गुफ्तगू करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये बिहेवियर्स वक्ती होते हैं या ये बिहेवियर्स अडल्टहुड में भी ज़ाहिर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये कोशिश करेंगे हमारे एपिसोड से हम वालिदैन को, तालीम देने वाले को और केयर गिवर्स को एम्पावर कर सके ताकि वो बच्चों के बिहेवियर्स को पहचान सके और उनकी इमदाद के लिए आ सके और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सके जो बच्चों के लिए सेहतमंद और तरक्की याफ्ता हो। तो चले हम आज के गेस्ट एक्सपर्ट को वेलकम करते हैं, जो है डॉक्टर साइमा वास्ती। डॉक्टर वास्ती एक न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है एंड शी इज़ ऑल्सो अ सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर एंड कोच. She is a consultant at various NGOs in Mumbai and Kanpur, and where she works with adults and children with autism and special needs. She also runs her own organization called Kickstarts Rehabilitation. Dr. Wasti, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Thank you for the introduction. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, I'm good. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर वास्ती, जैसे कि हमारा उन्वान है चैलेंजिंग बिहेवियर्स, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम बिहेवियर्स या रवैये की बात करते हैं तो उससे मुराद क्या है? क्या ये रवैये फितरत से मंसूब है या इसकी शनाख्त पैदा होने पर ही हो जाती है? बिहेवियर ये एक इजहारी अमल होता है। बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, ये हमारी फितरत में है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, चाहे उसके लिए हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें या फिर हम उसे अपने एक्शंस या नॉन वर्बल तरीके से करें। किसी भी बिहेवियर को बचपन में या पैदा होते साथ आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हालांकि फितरतन ये एक्सप्रेशन मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे बच्चे को भूख लगी, उसने माँ की तवज्जो नहीं मिली तो उसने रोना शुरू कर दिया, जिससे माँ को ये बात पता चल गई, वालिदा को ये बात पता चल गई कि मेरा बच्चा भूखा है। जी राइट। सो जैसे आपने कहा कि एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एक लैंग्वेज है जो बचपन जब पैदा होने से ही मिल जाती है, दो देयर इज़ नो डिफाइंड बिहेवियर एट दैट पॉइंट। तो ये इंक्लिनेशन कब होना शुरू हो जाता है, कब बिहेवियर्स शेप होने लगते हैं? बिहेवियर्स जैसे मैंने कहा कि बच्चे के पैदा होते ही वो बिहेवियर्स शेप होना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर कई सारे साइकोसोशल चेंजेस आते हैं। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि बच्चा जब बड़ा होना शुरू होता है, मिसाल के तौर पे 1 साल की उम्र पे, 2 साल की उम्र पे, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, नई चीज़ों में इजाद करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है। तो उससे एक पैटर्न डेवलप होने लगते हैं, एक बिहेवियर, सर्टेन एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर हम जिसे कहते हैं, वो डेवलप होने लगता है। एक क्यूरियोसिटी, जी हाँ, राइट। सो दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ बिहेवियर बीइंग डेवलप्ड। जी हाँ। सो अगर हम अब चैलेंजिंग बिहेवियर्स पर आते हैं तो बच्चे तो अक्सर बदतमीज़ी करते हैं, चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं,
तो ये क्या, ये जो बिहेवियर्स है ये एज स्पेसिफिक होते हैं, जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, एंड हाउ डू यू नो कि ये बिहेवियर नॉर्मल है या ये एक चैलेंजिंग बिहेवियर है जो तवज्जो की ज़रूरत है? एज स्पेसिफिक जहाँ तक बात हुई, सबसे पहले हम चैलेंजिंग बिहेवियर को समझें, राइट, फिर उसके बाद हम एज स्पेसिफिक बिहेवियर्स पे आएंगे। Okay. चैलेंजिंग बिहेवियर को समझने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहूँगी। जैसे कि एक आइसबर्ग होता है, यानी एक बर्फ़ का पहाड़ जिसका एक टिप समंदर के ऊपर होता है और एक टिप पानी के नीचे, एक बड़ा सा सरफेस होता है। तो जो टिप समंदर के ऊपर होता है या पानी के ऊपर है वो हमारा बिहेवियर है, और जो नीचे की तौर पे होता है, नीचे पानी के नीचे होता है, वो सबमर्ज्ड एरिया, उसके रीजंस होते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो टिपिकली नज़र आते हैं, जैसे टेम्पर टैंट्रम्स 2-18 महीने की उम्र पे ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और 2-2.5 साल की उम्र पे ये पीक पर होते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मिसाल 4 साल की उम्र पे, 5 साल की उम्र पे ये कम होना शुरू होते हैं। इसी तरह से दूसरे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर नज़र आते हैं, जैसे रोते रोते कई बार देखा जाता है कि बच्चा अपनी सांस होल्ड करता है, जिसे कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स। तो ये भी बिहेवियर्स टिपिकली 2 साल की उम्र पे बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। राइट, मतलब यू विल सी के अक्सर बच्चे, ये उम्र के बच्चे ऐसे बिहेवियर्स डिस्प्ले करते हैं। जी, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, एंड देयर इज़ नथिंग टू कि इसको चैलेंजिंग बिहेवियर नहीं टैग करने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो जब ये चैलेंजिंग बिहेवियर कब बन जाते हैं? चैलेंजिंग बिहेवियर तब बनते हैं जब बच्चे की लर्निंग, उसके डेवलपमेंट, उसके रिलेशनशिप्स, उसके जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होना स्टार्ट होती है। तब वो बिहेवियर्स को हम चैलेंजिंग कहेंगे, क्योंकि वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहे हैं फैमिली के या घर वाले, स्कूल में, और अलग अलग जहाँ इंटरेक्शंस जहाँ भी बच्चों के हो रहे हैं। ओके, सो अगर मैंने बराबर से समझा है तो आपने कहा कि दीज बिहेवियर्स चैलेंजिंग तब होते हैं जब व्हेन द पर्सन इज़ नॉट एबल टू मैनेज, या बाहर के लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड तो इस लाइक यू सेड के या तो स्कूल एनवायरनमेंट, जो आपने कहा कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँगी कि आप इस पर ज़्यादा वजाहत करें कि क्या होता है एंड कौन से फैक्टर्स एक्चुअली बच्चों को इम्पैक्ट करती है। अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके अंदर कई सारी साइकोसोशल चेंजेस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये इनके अंदर के चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ बाहर के जो वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड होते हैं, उसमें भी कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। जैसे अब वो बच्चे घर में थे, अब घर से स्कूल जाने लगे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो एक यहाँ देखा जाता है एक डायनामिक इंटरेक्शन हो रहा है इंटरनल फैक्टर्स में और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। अब जब इन दो फैक्टर्स में एक मिसमैच डेवलप होता है तब ये चैलेंजिंग बिहेवियर सरफेस होने लगते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपने सवाल किया कि क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इन्हें मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले फैमिली सिस्टम्स या पेरेंटिंग। फैमिली सिस्टम से मेरी मुराद है कि फैमिली में आपस के इंटरेक्शन और जिस तरह का माहौल है, पेरेंटिंग कैसी है, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आ जाता है। तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट दोनों हैं, जिस पे मैं बाद में और रोशनी डालूंगी। और चौथे फैक्टर्स आ जाता है उनकी अपनी न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो डॉक्टर, जैसे आपने हमें 4 फैक्टर्स बताए जो बच्चे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, तो अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि अगर एक पेरेंट या दोनों बहुत ही गुस्से के मिजाज के हैं तो क्या बच्चा भी ये बिहेवियर डेवलप करता है? और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो काफ़ी बार एक बच्चा बहुत ही गुस्से वाला होता है, वरस दूसरा बच्चा शांत टिमिड होता है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? यहाँ पर हम 2 तरह से इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। पहला फैक्टर ये है कि अगर पेरेंट्स का मिजाज थोड़ा सा गुस्से की तरफ हो जी, तो क्या इसका असर बच्चों पे पड़ सकता है? इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। एक एक्सप्लेनेशन आता है मॉडलिंग,
यानी बच्चा कई बार अपने पेरेंट को देख के उन चीज़ों को मिमिक करने की कोशिश करता है, उन्हें इमिटेट करता है, क्योंकि जब बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में होता है तो वो चीज़ों को इमिटेट करके या कॉपी करके सीखता है, जिसे हम कहते हैं उनकी फाउंडेशनल स्किल होती है वो। तो वेरएज दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बच्चों में ही आपस में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शांत होता है या बहुत खामोश होता है, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस चीज़ का असर या वो जो देख रहे हैं आसपास उसका असर उनकी पर्सनालिटी पे बजाय उनके टेम्परमेंट हाई करने के उन्हें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लो कर रहा हो, जिससे वो अपने आप में एक सेल्फ डाउट या एक गिल्ट वाले एरिया में शेप कर रहा हो इनका बिहेवियर, मतलब उनका लो एस्टीम हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। हालांकि जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो हम करते हैं वो समथिंग कॉल्ड एज फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस। हम इन बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये आप एक थेरेपिस्ट के साथ एक प्रॉपर चार्टिंग के साथ इसे आइडेंटिफाई करते हैं। और कोई भी चीज़ जब तक बच्चे की रूटीन और फंक्शनैलिटी को नहीं अफेक्ट कर रही है तब तक ये बहुत ज़्यादा वरीसम नहीं हो जाती है। तो आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि पेरेंट्स किस कदर बच्चों के बिहेवियर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि बच्चे के सामने माँ बाप एक आइडियल बिहेवियर रिप्रेजेंट करे ताकि बच्चे सही टीचिंग्स को इम्बाइब कर सकें। लेकिन मुझे पेरेंटिंग पे ये पूछना था कि आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, मतलब हाउ शुड अ पेरेंट बिहेव एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग? ओके, पेरेंटिंग के कई स्टाइल्स हो सकते हैं। हालांकि ये किसी भी एक पर्टिकुलर वे या स्कूल को कन्फाइन नहीं है कि इस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल सी इंस्टिंक्ट है जो इंडिविजुअल्स में डेवलप होती है। लेकिन जब हम रिसर्चर्स को देखते हैं या स्टडी करते हैं ज़्यादा, तो ये नज़र आता है एक ग्रुप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल कि जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चे को लेके, कि स्पेशली जब वो 5 साल की उम्र के अंदर होते हैं कि हर चीज़ पहले ही प्रोवाइड कर देना, या फिर उन्हें कोई ऐसी सिचुएशन में जाने ही नहीं देना जहाँ पे डेंजर हो या वो कोई मुश्किल में पड़े और ख़ुद प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो उससे क्या हो जाता है कि कई बार बच्चे किसी भी चैलेंज की तरफ बढ़ने के पहले ही उनके पास एक प्रोटेक्शन होने की वजह से जब वो बड़े होते हैं या सपोज स्कूल में गए, अब कोई एक चैलेंजिंग सिचुएशन उनके सामने नज़र आई तो अब वहाँ पर एक एस्केप बिहेवियर नज़र आएगा। और अगर ये एस्केप बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो चैलेंजिंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह की तो एस्केप बिहेवियर मतलब क्या, बच्चा रोने लगेगा? यस, रोने लगेगा, या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई तो अब फेंक ही दिया चीज़ को, या मतलब अलग अलग तरीका हो सकता है मास्क करने का। दूसरी तरफ ये होता है कि हर चीज़ में कंट्रोल होना कि आपको ये नहीं करना है, ये कोशिश नहीं करनी, या अगर किसी चीज को छू रहे हैं तो इसे मत छू, गंदा हो टोकना। एग्जैक्टली, बात बात पे टोकना। तो उससे क्या हो जाए, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के जो 18 महीने, 2 साल, 3 साल की उम्र होती है, इसमें बच्चे हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, वो मेसी प्ले करना चाहते हैं। उनको एक सेंसरी रिच एक्सपीरियंस मिलना बहुत ज़रूरी है उनकी कॉग्निटिव, उनकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे as young as 3 years old, as young as even 1 year old, it is very important। मिसाल के तौर पे जब वो खाते हैं तो उससे बेस्ट सेंसरी एक्सपीरियंस मिल ही नहीं सकता, पर अप टिल 3 years 4 years हम देखते हैं कि हम उनके मुंह में हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की एक्सपीरियंस जब उनको नहीं मिल पाती है तो क्या होता है कि अगेन वो एक सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होती है, जिसे कहते हैं डाउट वर्सेस इनिशिएशन। डाउट वर्सेस इनिशिएशन, यस, मतलब वो इनिशिएट कर रहे हैं किसी चीज में, वैसे ही उनको एक डाउट, सेंस ऑफ डाउट आ रहा है। So basically they are scared to start something because they don't know whether they'll be able to complete it or do it properly. Yes, और दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है एक पावर स्ट्रगल, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल। ये एक साइकोसोशल स्टेजेस हैं जो मैं बता रही हूँ, ये टर्म्स जो मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगेन एक बड़ों में, अडल्ट में और बच्चे में एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है। अडल्ट ने ऐसे कहा तो बच्चा उसके उल्टा करता है। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं जो कि 5 साल की उम्र के बाद भी नजर आते हैं इन सर्टेन केसेस। सो इज दिस बिहेवियर चैलेंजिंग और नॉट? एंड लाइक आई सेड कि अगर ये बिहेवियर इन एक्सेस हो रहा है तो ये सर्टेनली चैलेंजिंग बिहेवियर में आ जाता है। तो जैसे अगर मैंने बराबर से समझा है, यू आर सेइंग कि पेरेंट्स को टिल द एज ऑफ 5 और 7
दे शुड मेक श्योर कि वो बच्चों को सेंसरी रिच एक्सपीरियंसेस दे, उनको थोड़ी सी Better. ऑटोनॉमी दे, जी, उनको एक्सप्लोर करने का मौका दे। इतने प्रोटेक्टिव ना बने कि बच्चे जब आइडियली वर्ल्ड में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, भले वो स्कूल ही क्यों ना हो, दे आर नॉट स्कैर्ड, दे हैव कॉन्फिडेंस एंड दे आर एबल टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजंस विदाउट पेरेंटल एडवाइस और पेरेंटल गाइडेंस। जी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जी। कि हम बच्चे की मोटर माइलस्टोन्स, उनकी कॉग्निटिव यानी कि उनकी थिंकिंग, रीजनिंग या एकेडमिक्स पे बहुत ही जल्दी फोकस करना शुरू करते हैं। Right. लेकिन उनकी सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट पे कई बार मिस कर जाते हैं, जो कि एक्चुअली उनकी ये सारी चीज़ें टुगेदर उनकी पर्सनालिटी को शेप करती है आगे चल के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू चैलेंजिंग बिहेवियर्स। तो चैलेंजिंग बिहेवियर, जैसे आपने कहा, काफ़ी सारे बिहेवियर्स बच्चे डिस्प्ले करते हैं, बट व्हेन इट बिकम्स ट्रबलसम, व्हेन इट बिकम्स वरीसम, तो क्या टाइप्स ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर्स है जो माँ बाप को गौर फरमाना चाहिए कि ये चैलेंजिंग बिहेवियर है, या कौन सी टाइप्स ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं? चैलेंजिंग बिहेवियर्स के कई टाइप होते हैं, जैसे कि उनके अग्रेशन, डिस्ट्रक्टिवनेस, टेम्पर टैंट्रम्स जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएं, ब्रुक्सिज्म कहा जाता है, यानी जो दांत बहुत ज़ोर से पीसना होता है, इंसोम्निया, रात को नींद ना आ पाना, या स्लीप डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं, बेड वेटिंग। फिर कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी आ जाते हैं। सो जैसे टिक डिसऑर्डर है, ये सारे बिहेवियर्स को चैलेंजिंग बिहेवियर्स में कहा जा सकता है। राइट, सो ये काफ़ी सारे बिहेवियर्स हैं जो पेरेंट्स दे कैन कीप अ लुक आउट के ये अगर बिहेवियर्स कुछ ज़्यादा हद से हो रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग दैट दे शुड लुक इनटू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स आपने जो डिस्क्राइब किए हैं, ये नॉर्मल बच्चों में भी दिखाई देता है, या जो बच्चे जिनको पहले से कोई कंडीशन है, या ADHD या ऑटिज्म, या जो हम न्यूरो डाइवर्स जैसे कहते हैं, वैसे बच्चों में भी ये सेम सिम्टम्स, ये सेम बिहेवियरल पैटर्न्स नज़र आते हैं, या दे डिस्प्ले सम अदर काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स? अगर हम टिपिकली डेवलपिंग बच्चों की बात करें और न्यूरो डाइवर्स बच्चों की, तो इनके बिहेवियर पैटर्न्स में ओवरलैप भी हो सकता है और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ओके, मिसाल के तौर पे टेम्पर टैंट्रम्स है, अग्रेसिवनेस है, ये टिपिकल बच्चों में भी नज़र आएगा और न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों में भी नज़र आएगा। राइट, इनके रीजंस अलग हो सकते हैं, जिनकी शनाख्त करना बहुत ज़रूरी है। वो जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो इनमें मदद कर सकते हैं इन्हें समझने में। राइट, क्योंकि जब इन्हें हम समझ पाएंगे तो ही सही तरीके से इंटरवीन कर पाएंगे। बिल्कुल। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि चाहे ऑटिज़म हो या ADHD हो, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं बच्चों में। सेंसरी इश्यूज़ इन सिंपल अगर कहूँ तो बच्चे को खुद को एनवायरनमेंट में रेगुलेट कर पाना मुश्किल होता है। राइट, जैसे कोई बच्चा अगर ऐसी जगह पे गया जहाँ बहुत शोर हो रहा है, बहुत सी आवाज़ें हो रही हैं, तो उसने एकदम से ज़ोर से कान पे हाथ रख लिया, या एकदम से ज़मीन पे, अच्छा मतलब पूरे रूटीन एक्टिविटी अच्छे से चल रही थी और एकदम से लेट गया, रोने लगा ज़ोर से। अब पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या हो गया, बट हो सकता है कि बच्चा मेल्ट डाउन में चला गया हो। मेल्ट डाउन मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया उसके ब्रेन पे, टू मेनी थिंग्स टुगेदर, मतलब ब्रेन कंफ्यूज हो गया बेसिकली, अगर हम ऐसे बहुत लफ्जों में कहें। जी, तो अब ये सेंसरी ओवरलोड हो जाने की वजह से बच्चा एकदम तरह से या तो शट डाउन हो गया, यानी एकदम लेथार्जिक हो गया, या फिर मेल्टडाउन में चला गया कि जोर जोर से रो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स नज़र आ सकते हैं। तो अगेन आई थिंक द क्रक्स ऑफ द आंसर इज के बच्चे बहुत सारे बिहेवियर्स डिस्प्ले कर सकते हैं। इन अ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे वो एक एक्सट्रीम हो सकता है उनके बिहेवियर में, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ऐसा कुछ भी देखें तो एक एक्सपर्ट से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम स्क्रीन टाइम पे आते हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल है जो सारे माँ बाप की एक कंप्लेन हो चुकी है। तो स्क्रीन टाइम क्या वो भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स को एग्रीवेट करता है? व्हाट हैपेंस विद स्क्रीन टाइम, मीनिंग अगर बच्चे को बहुत छोटी उम्र में फ़ोन दे दिया तो क्या इसका इम्पैक्ट होता है? तो एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुई थी 2011 में जो शुरू हुई थी, और 2019 में उसे पब्लिश किया गया था। ये टाइम फ्रेम इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन के पहले पब्लिश्ड पेपर है, जिसमें उन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल फैक्टर्स को एनालाइज किया था
2 साल की उम्र पे, 4 साल की उम्र पे और 6 साल की उम्र पे, यानी कि एक लॉन्जिट्यूडनल स्टडी हुई थी अक्रॉस टाइम। और 2 ग्रुप्स थे उसमें, एक ग्रुप जहाँ पे टिपिकली बच्चों का स्क्रीन टाइम कम था या बहुत ही मिनिमल था, और दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा था, यानी वी कैन से मोर देन 4 to 6 hours इन अ डे। ओके, तो जब उन्होंने, सॉरी एक क्वेश्चन है, स्क्रीन टाइम इज ओनली रिलेटेड टू द कंप्यूटर या टीवी भी इसमें शामिल है? एवरीथिंग इंक्लूडिंग। ओके, स्पेसिफिकली उन्होंने मोबाइल यूज़ को टारगेट किया था। ओके, बट उस टाइम पे जो पेपर पब्लिश था उसमें दे हैड इंक्लूडेड एवरीथिंग बिकॉज मोबाइल यूज़ वाज नॉट दैट प्रेवलेंट अर्ली। जब 2019 में उसे पब्लिश किया गया था तो फाइंडिंग्स काफ़ी सरप्राइजिंग थी बट एक्सपेक्टेड भी थी, जहाँ पे ये पता चला था कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में एंगेज हो रहे थे उनका एक सिग्निफिकेंट डिले था इन सभी डोमेन्स में, एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे एक्सपोज नहीं हो रहे थे। जब लॉकडाउन आया तो बच्चों के टिपिकली 6, 7, 8 घंटे का स्क्रीन टाइम एंगेजमेंट रहा एज यंग एज 3 month old। और इसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव, उनकी सोशल, उनकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और इसी की वजह से उनकी कई सारी रिलेशनशिप्स, यानी कि जो पीयर रिलेशन होता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ एंगेज होना, लैंग्वेज सही वक्त पे बोलना शुरू करना, और उनकी कॉग्निटिव अफेक्टेशन, ये सब पे कई ज़्यादा असर पड़ा है स्क्रीन टाइम की वजह से। तो डॉक्टर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है हमें कि स्क्रीन टाइम किस हद तक बच्चे की डेवलपमेंट को असर करता है, जहाँ पे ऑफ कोर्स अभी एक सिचुएशन ऐसी आ गई है, देयर इज़ अ नेसेसरी इविल कि बच्चे बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज में या इसमें ऑलरेडी मुलव्विस है, बट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों को मोबाइल से और टीवी से, ये सारी चीज़ों से दूर रखें एज मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि ये उनकी ही ग्रोथ में एक रुकावट बनता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउ कंसिडरिंग के दिस इज़ सच अ हैंडी टूल कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो फ़ोन दे दो, माँ बाप बिज़ी है तो फ़ोन दे दो, या बच्चे को किस तरह से एंगेज करें। सो अगर अभी इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि हम बिहेवियर को कैसे चेंज करें, पहले तो माँ बाप का बिहेवियर कैसे चेंज करें, क्योंकि ये ही है जो पहले दी आर द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन गेट फोन्स इन देयर हैंड्स। तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स फॉर स्क्रीन टाइम? ओके, पहली चीज़ तो ये होती है कि स्क्रीन टाइम पे के लिए एक डिसिप्लिन घर में इस्टेब्लिश करना, और ये सिर्फ माँ बाप की या वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं होती। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जॉइंट सेटअप है, घर में और लोग भी रह रहे होते हैं, तो पेरेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो वो कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस भी हो जाती है जी। दूसरी चीज़ ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, इवन एट अ ओल्डर एज। अब जब छोटे हैं तो उनको जितना हो सके मेसी प्ले, फंक्शनल एक्टिविटीज़, जैसे बाहर आउटडोर्स नहीं तो इंडोर्स में क्रिएटिवली खेलें उनके साथ, ये बहुत ज़रूरी है और ये सभी मेंबर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चे मॉडलिंग से, यानी कई बार बच्चों बड़ों के पैटर्न को देख के उसे मिमिक करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जब हम खा रहे हैं साथ में, जब लंच या डिनर के लिए बैठे हैं, उस टाइम पे अगर घर के 2 फैमिली मेम्बर्स फ़ोन चला रहे हों और हम एक्सपेक्ट करें कि बच्चे फ़ोन के लिए डिमांड ना करें, वो भी कई बार गलत हो जाता है। तो वो एक फैमिली टाइम होना चाहिए जहां बच्चों को खुद से खाने के लिए एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आ जाती है जैसे बड़े बच्चों के लिए, अब 5 साल से ज़्यादा या 6, 7, 8 साल, अब कहीं बाहर ले गए, उन्हें फ़ौरन एक स्क्रीन दे दिया गया या मोबाइल दे दिया गया ताकि वो शरारत ना करें या परेशान ना करें। यहाँ पे उनके लिए एक छोटा सा बैग बनाया जा सकता है जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी की जा सकती है जो कि इतनी ही एंगेजिंग हो जितना उनको प्लेजर फ़ोन से मिले जी। तो ये पेरेंट्स ही बेस्ट समझ पाएंगे कि बच्चे को क्या इंटरेस्टिंग होता है, और इसके लिए बचपन से उनके इंटरेस्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, चाहे वो कलर्स के लिए हो या किसी तरह के गेम्स एक्टिविटीज़ के लिए हो, तब तक हमारे पास और फ़ोन के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, नहीं आने वाला। लास्ट थिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम स्क्रीन के ऑल्टरनेटिव्स को बच्चों के लिए पहले से डिसाइड करके रखें। यानी ये नहीं होता कि आप घर से निकले हैं और आपको ये नहीं पता कि बच्चे को हम क्या देंगे, बिल्कुल। और या फिर हमने प्रोवाइड कर दिया खुद से और जब ज़रूरी नहीं हो तभी हमने ले लिया है विदाउट एनी वार्निंग। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम स्क्रीन टाइम के ऑल्टरनेटिव्स को डेवलप कर पाएंगे। राइट। तो जब हम
बिकॉज लाइक आई मैंशन कि ना स्क्रीन टाइम कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, वेदर इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और तो इज़ देयर एनी लिमिट कि हम इतना बच्चे को दे सकते हैं, और कौन से बच्चे को दे सकते हैं, किस उम्र के? अगर मैं गाइडलाइंस बताऊं तो काफ़ी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग 0 to 2 इयर्स की उम्र तक ज़ीरो स्क्रीन टाइम है। ओके यानी बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन के चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ स्क्रीन नहीं एक्सपोज करना है। Okay. जब बच्चा 2 से 5 साल की उम्र में होता है तब आप 1 घंटे के लिए दे सकते हैं। Okay. जब 5+ रहता है तो आप 2 घंटे के लिए दे सकते हैं। जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है यानी 10 और या 10-11 तो आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फॉर अ लिटिल मोर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पेरेंटल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, आम तौर पे पेरेंट्स इस पे गलती करते हैं, बिकॉज वी सी कि सारे बच्चों के पास मोबाइल है, सारे बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, एंड दे आर यू नो सो एंग्रॉस्ड इन इट। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखें और पेरेंटल कंट्रोल हो जब हम बच्चों को ये चीज़ें दिखा भी रहे हो। तो अब जब हम ये चैलेंजिंग बिहेवियर्स बच्चों में बात कर रहे हैं, तो क्या ये चैलेंजिंग बिहेवियर्स अडल्ट में भी ज़ाहिर होते हैं? डू दे टेक इट व्हेन दे, अभी हमने सिर्फ बात की है 5, 8, 10 साल के बच्चों की, बट क्या ये बिहेवियर्स अडल्टहुड में भी ज़ाहिर होते हैं? ज़ाहिर हो सकते हैं। जैसे अगर हमें कुछ बिहेवियर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अडल्टहुड में भी नज़र आ सकते हैं, जिससे उनकी पर्सनल रिलेशंस, प्रोफेशनल रिलेशंस पे असर हो सकता है। कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि बच्चा वो बिहेवियर्स बहुत ज़ाहिर नहीं होते हैं। एंड ऑन द थर्ड साइड कुछ बिहेवियर्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे एंग्जाइटी है, चाइल्डहुड एंग्जाइटी है, या फिर इंसोम्निया है, या जो नेल बाइटिंग बिहेवियर्स होते हैं, ये सब बड़े होने के बाद उनकी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं। उनके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस, लो एस्टीम भी या उनके सोशल रिलेशंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि ये बिहेवियर्स अगर हमने सही टाइम पे इसे नहीं यू नो वी डोंट टेक केयर ऑफ दिस बिहेवियर्स, दे कैन ऑल्सो बी यू नो अडल्टहुड में जाके भी ये सारे बिहेवियर्स बच्चे को, जब वो अडल्ट बन जाता है तब भी ये बिहेवियर्स उन्हें उनकी पर्सनैलिटी को शेप करते हुए उन्हें तकलीफ़ दे सकता है। तो कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाउ इज़ दैट जब ये बिहेवियर्स हमने देखे हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड कि बच्चा ये बिहेवियर है जो चैलेंजिंग है और ये आगे जाके उसको और यू नो इसकी पर्सनालिटी को बुरी तरह से शेप करेगा, तो व्हाट आर देयर एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, क्या थेरेपीज़ है, क्या प्रोटोकॉल्स है जो यू नो वी कैन यूज़ टू बेनिफिट द चाइल्ड? बिहेवियर इंटरवेंशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बिहेवियर्स की शिनाख्त करना बहुत ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि बिहेवियर्स हो क्यों रहे हैं। ओके तो इसे समझने के लिए कई बार हम क्लिनिक्स में जो प्रैक्टिस करते हैं उसे कहते हैं FBA, फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस। कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो मामूली से हैं, जैसे टेम्पर टैंट्रम्स हैं थोड़े बहुत, ये हमारे तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं कि इसे आके डॉक्टर तक कंसर्न मतलब एड्रेस किया जाए। पर इसे मैं नाजरीन को बताना चाहूँगी, कुछ स्ट्रैटेजीज़ देना चाहूँगी कि जिससे आप थोड़े से चेंजेस से बड़े डिफरेंसेस अचीव कर सकते हैं। अब जब FBA की बात किया जाता है तो एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं ABCs ऑफ बिहेवियर। ABCs ऑफ बिहेवियर होता है एक्शन, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस इन सिंपल वर्ड्स। अब मान लीजिए कि फ्रिज में चॉकलेट रखी गई, बच्चे ने देखा फ्रिज में चॉकलेट रखी गई है, उसे चाहिए, वो फ्रिज के पास लेट गया, रोने लगा, उसने अपने आप को पटकना शुरू कर दिया। अब वालिदा परेशान हो गई, उन्होंने चॉकलेट निकाल के दे दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पे बच्चे ने एक पैटर्न समझ लिया कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो दिस इज़ हाउ आई हैव टू बिहेव। यस। अब ये चीज़ें एक रीइंफोर्स बिहेवियर हो गई जहाँ पे कई बार डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चा ये पैटर्न यूज़ कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है, ऑटिज्म का बच्चा है, वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसने बिहेवियर से या सटल बिहेवियर से वो बात इंडिकेट करने की कोशिश की जो आसपास के लोग नहीं समझ पाए, तो उसने एक मोर अग्रेसिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर यूज़ किया जो कि ईजिली अंडरस्टूड है लोगों के लिए। अगेन दिस बिकम्स अ रीइंफोर्स्ड बिहेवियर। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर फंक्शन ऑफ बिहेवियर है कि अटेंशन सीक करना या अटेंशन कनेक्ट करना या किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना,
अब रिक्वेस्ट करने के लिए ये क्राइंग स्क्रीमिंग इज़ एन इनअप्रोप्रिएट वे, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे हम राइट नाउ स्ट्रैटेजी विल बी कि उसे इग्नोर करें। सेकेंड साइड ये देखा जाता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है बच्चे पे, यानी कि वो स्क्रीन टाइम में एंगेज्ड हैं और उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहा गया है, बच्चे ने एकदम से चिल्लाया या फेंक दिया कोई चीज़ और वहाँ पे पेरेंट को गुस्सा आया और वो उसे इग्नोर करके चले गए, तो अगेन द चाइल्ड नोज़ कि इस तरह का पैटर्न अगर डिस्प्ले किया गया है तो माई वे इज़ आउट, यानी आई कैन एस्केप। तो अगर फंक्शन ऑफ बिहेवियर एस्केप है तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम डिमांड को थोड़ा कम करें, बजाय बहुत सख्त अंदाज में बच्चे से बात करने के हम उससे थोड़ा इजी कर सकते हैं, टास्क को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, साथ में जुड़ सकते हैं और बच्चे के साथ उस एक्टिविटी को कंप्लीट करा सकते हैं, यानी वी डोंट इग्नोर इट ओवर हियर। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है जहाँ पे ये सेंसरी रिलेटेड है, यानी अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया है तो उसे उस एनवायरनमेंट से हटा के एक काम एनवायरनमेंट में लेके जाएं, को रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, यानी कि बच्चे को हक करें, पैसिफाई करने की कोशिश करें, ना कि वहाँ पे उसे डिसिप्लिन करना स्टार्ट करें। चाहे फंक्शन ऑफ बिहेवियर रिक्वेस्ट या अटेंशन सीकिंग हो या फिर एस्केप हो या सेंसरी रेगुलेशन हो, आप सही बिहेवियर को डिसिप्लिन कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं लेटर ऑन। राइट नाउ में जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है उसे इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। इससे हम एक स्पेशली जब बच्चा अगर रो रहा है या चिल्ला रहा है तो यू डू नॉट हैव टू एज अ पेरेंट उन पे हावी होके या उनका अथॉरिटी दिखा के या उसे एक चपेट मार दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एंड इज गोइंग टू एग्रीवेट द चाइल्ड। एग्जैक्टली, उस वक्त आप उसे अगर अटेंशन सीकिंग या कनेक्टिंग बिहेवियर है तो उसे आप इग्नोर करें, लेकिन इन एवरी केस आपको बच्चे की सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से कोई हार्म ना पहुंचे। सेकेंड थिंग, इन स्ट्रैटेजीज के अलावा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है लोअर द डिमांड्स, जस्ट राइट चैलेंज। बच्चे पे एक वक्त पे उतना ही डिमांड डालें जितना वो केपेबल हो, वरना बट ऑब्वियसली कुछ अग्रेसिव बिहेवियर्स नजर आ सकते हैं। थर्ड पार्ट ये हो जाता है कि हम बच्चे के लिए एज अ फ्रेंड और मेंटोर बने, ना कि हर वक्त टीचर का रोल प्ले करें या करेक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स डिसिप्लिन करना एक पार्ट है उनके ग्रोथ के, उनकी डेवलपमेंट के लिए, पर इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्ट्रैटेजीज में कि हम जो बिहेवियर्स चाह रहे हैं बच्चे में डेवलप हो उसे मॉडल करें। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक पेरेंट ने कोई चीज़ मना की हो तो दूसरे पेरेंट से एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, यहाँ भी बच्चे अपनी स्ट्रैटेजीज या अपने वे आउट ढूंढ लेते हैं, मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे पेरेंट्स या फैमिलीज के बीच में एक पॉइंट पे रहना बहुत ज़रूरी है और बच्चों की बातें उनके सामने न किया जाए या उसे बढ़ावा न दिया जाए। मतलब जो बिहेवियर्स उनके अच्छे हुए हैं, जैसे उसे कहते हैं हम पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, जैसे अगेन हम ये रिफ्रेश कर सकते हैं कैच द चाइल्ड बीइंग गुड, कि जिस वक्त उन्होंने अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले किया हो उसे रीइंफोर्स करें, उसे प्रेस करें और अप्रिशिएट करें। एक फंक्शनल प्ले यानी कि एक मीनिंगफुल प्ले एनवायरनमेंट उनके लिए बनाएं, क्योंकि प्ले बच्चे का मेजर ऑक्यूपेशन होता है, उससे बच्चा कई चीज़ें सीखता है और वही एंगेजमेंट से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो प्ले को रेस्ट्रिक्ट ना करते हुए उसे एक मीडियम ऑफ लर्निंग बनाएं बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि प्ले इज़ योर सेइंग विच इज़ यू नो टैक्टाइल, जो माइंड के लिए, ऐसा नहीं कि हमने उसको गेम्स दे दिए, वीडियो गेम्स दे दिए, दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्ले। सेंसरी रिच प्ले हो, मीनिंगफुल प्ले हो, प्रिटेंड प्ले हो। अब इस प्ले में हम सोशल स्टोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम उन्हें सही बिहेवियर को कैसे, मतलब डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जिसे यूज कर सकते हैं। और स्क्रीन टाइम पे पेरेंटल कंट्रोल होना, इसके बारे में तो हम लोग जिक्र कर ही चुके हैं। ओके, सो जैसे डॉक्टर ने हमें बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई है कि बच्चा स्पेशली आई थिंक ये सब स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब बच्चे छोटे हैं, 10 साल के नीचे है, और जब वो अटेंशन सीकिंग होते हैं तो हम उसे इग्नोर करेंगे, जब वो डिमांड करते हैं तो हम ऐसे उसको एस्केप नहीं करने देंगे, वी विल एड्रेस इट इन अ पॉजिटिव वे। जब बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है या बच्चा ऐसे इमोशंस डिस्प्ले कर रहा है जो बहुत ज़्यादा
फियरफुल है या अग्रेशन है, तो हम बच्चे को पॉजिटिव फिज़िकल कंफर्ट दें। हम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें जहाँ पॉजिटिविटी को हम इनकरेज करें, उनको प्रेस करें और उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन अस। जाते जाते एनी लास्ट वर्ड यू वुड लाइक टू गिव आवर व्यूअर्स? श्योर। ईच चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अपनी एक काबिलियत होती है, उसकी अपनी एक उसके अपने हुनर होते हैं, उसके अपने एक स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट होता है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम हर बच्चे को एक ही फ्रेम में ना सेट करें, आपस में कंपेयर ना करें, उनकी एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करें जिससे हम एक बेटर इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकें और बच्चे को माशरे में एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर वास्ते। सो व्यूअर्स, आज हमने देखा कि बच्चों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं। हमने ये भी सुना कि किस तरह से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों के बिहेवियर्स पर इम्पैक्ट करते हैं, और ख़ास तौर में हमने ये भी सुना कि पेरेंट्स किस तरह से एक अहम किरदार निभाते हैं, प्ले करते हैं इन डेवलपिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर। हमने ये भी देखा है कि कौन कौन सी वजूहात है जो बच्चों के बिहेवियर को मज़ीद ख़राब कर देता है। सो जैसे डॉक्टर ने हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बताई है टू reinforce positive behavior and make sure that challenging behaviors are as minimal as possible. उम्मीद है आपके लिए ये एपिसोड फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी स्पेशल डिजीज़ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें या आप आपकी कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।